गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अल्कोहल फिनॉल पे 4-5 छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, उनको समझाएंगे। तो उसमें सबसे पहला एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स। देखो अल्कोहल हमारे पास होता है, एक तो प्राइमरी होता है RCH2OH, RCHOH, ROH। तो यहाँ पर ये 3 अल्कोहल हैं, इसको कहते हैं, ये एक R कार्बन जुड़ा हुआ है तो फर्स्ट डिग्री, ये 2 कार्बन जुड़े हैं इसको सेकंड डिग्री, और ये 3 जुड़े हैं इसको क्या कहेंगे, टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ये 3 अल्कोहल हैं। तो इनमें इनका एसिडिटी का क्या होगा वो बताना है। तो एक एक वर्ड ध्यान सुनो। इट इज ड्यू टू द अल्कोहल इज ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड। जो इसमें OH बॉन्ड है, यानी कि जो और H के बीच में बॉन्ड है, ये पोलर होता है भाई। क्या होता है? पोलर। ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव। तो पोलर नेचर के कारण ये आता है। द इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, जैसे कुछ ऐसे एलिमेंट इनके साथ जुड़े रहते हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रा करते हैं। ठीक है, वो अगर इनके साथ जुड़ते हैं तो इंक्रीज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास? ऑक्सीजन के पास। ये डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी इधर होगी तो यह यहाँ से इधर होगी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन के पास क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन टेंड्स टू डिक्रीज द पोलैरिटी ऑफ द OH बॉन्ड, जिसके कारण इनकी पोलैरिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। पोलैरिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे ही पोलैरिटी डिक्रीज हुई तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पोलैरिटी कहाँ डिक्रीज होगी? यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। तो ऑर्डर क्या रहेगा? फर्स्ट डिग्री, फिर सेकंड डिग्री, फिर टर्सरी। तो कैसे बताओगे? आप बताओगे कि जो अल्कोहल है उसमें एसिडिटी होने का कारण इनमें पोलैरिटी होती है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रा ग्रुप जो इसके साथ जुड़ा रहता है तो वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण इनकी पोलैरिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, और जिसके कारण एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? इनकी डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर एक जुड़ा है, इसमें 2 जुड़े हैं, इसमें 3 जुड़े हैं, तो इसलिए सबसे कम एसिडिक फिर ये और फिर ये। तो इसके लिए ऑर्डर क्या बनेगा एसिडिटी का? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का कंपैरिजन आए तो आपको ये पॉइंट्स आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब भाई दूसरा क्वेश्चन ये है कि अल्कोहल्स आर वीकर बेस देन वाटर। अल्कोहल है आपके पास ROH और वाटर आपके पास HOH। तो ये कह रहा है अल्कोहल है ना, ये वीकर बेस है वाटर से। तो कैसे? आप इसकी वाटर से रिएक्शन करो, ये आपका बन गया। देखो, जो ये H हट रहा है यहाँ से तो बेस है, ये H है इसके पास तो ये एसिड है। ये इससे एसिड ले लेता है तो इसको बोलते हैं हम, जैसे एसिड ये लेने वाला है इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड, और ये देने वाला है इसलिए इसको कहेंगे कॉन्जुगेट बेस। तो ये रिएक्शन क्या शो कर रही है कि जो वाटर आपका होता है ये बेटर प्रोटॉन डोनर है। इसके पास ये था H, ये इसको दे रहा है, तो ये इसका मतलब क्या है? बेटर प्रोटॉन डोनर, बेटर प्रोटॉन डोनर। अल्कोहल से बेटर प्रोटॉन डोनर कौन हो? वाटर। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो ये अपने पास बना है अल्क ऑक्साइड आयन, ये क्या है? प्रोटॉन एक्सेप्टर। क्या है ये? प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो हमने कोई नई बात तो लिखी नहीं, ये देने वाला है प्रोटॉन, ये लेने वाला है, तो प्रोटॉन डोनर को ये बेटर है, ये एक्सेप्टर बेटर है। ठीक है, देन हाइड्रोक्साइड आयन। इसका मतलब क्या होगा कि जो अल्कोक्साइड आयन है ये इसे प्रोटॉन ले रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया तो ये क्या होगा? वीक। तो ये रीजन आपका रहेगा कि स्ट्रॉन्गर बेस होने का। ठीक है, तो याद रखना कि जो आपके पास अल्कोहल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो बेस होते हैं, तो वो वाटर से H आयन को ले लेगा। तो वाटर जो होता है वो बेटर प्रोटॉन डोनर होता है, और जो ये बेस होता है ये प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है अल्कोहल। तो ये जो बेस था इसने इससे लिया तो इसको कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड, यानी कि जो इस आयन में बेस है वो कॉन्जुगेट एसिड होगा, जो एसिड है वो कॉन्जुगेट बेस होगा। तो इसलिए शो करता है कि जो आपके पास अल्कोहल्स है ये आपका वीकर बेस है वाटर से। ठीक है, अब नेक्स्ट कंपैरिजन है हमारा फिनोल और अल्कोहल का। जो अल्कोहल का और फिनोल का हमारा कंपैरिजन है। नेक्स्ट इसका कंपैरिजन है कि अल्कोहल और फिनोल के अंदर कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है वो आपको बताना है। अल्कोहल और फिनोल के अंदर अगर पूछे जाए तो उसका जवाब आएगा कि आपका एक अल्कोहल्स है जैसे ROH, दूसरा फिनोल है जैसे OH।
तो इनमें एसिडिटी का कंपैरिजन करना है तो आप इसको लेके चलोगे तो ये बन जाएगा RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, और ये आपका चलेगा नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो H आयन देने वाला एसिड होता है। अब इन दोनों में एसिड होगा तो ये बना है अल्क ऑक्साइड आयन, अल्क ऑक्साइड आयन, और ये बन गया है फिनोक्साइड आयन। तो आपको H आयन देने के बाद जो आयन बचे हैं उनमें स्टेबल कौन है, तो ये जो होता है ये फिनोक्साइड आयन इज स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस। जो ये है ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, इसलिए ये ज़्यादा एसिडिक होगा और ये आपका क्या होगा, कम। तो इसके अंदर जो ये sp2 हाइब्रिडाइज इसके अंदर है, तो ये जो OH अटैच है इसके अंदर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर क्या करेंगे, डिलोकलाइज करेंगे। ठीक है, इसके अंदर कोई भी रेजोनेंस हाइब्रिड होगा ही नहीं। तो याद रखना कि जो अपने पास अल्कोहल होता है और फिनोल होता है, उसमें फिनोल ज़्यादा एसिडिक होता है, अल्कोहल कम होता है। फिनोल का ज़्यादा एसिडिक होने का रीज़न उसके अंदर रेजोनेंस होती है। रेजोनेंस भी ऐसे होती है कि जब वो H आयन देता है तो उसमें फिनोक्साइड आयन बनता है, अल्कोहल जब H आयन देता है तो इसमें अल्कोक्साइड आयन बनता है। तो अल्कोक्साइड आयन और फिनोक्साइड आयन में फिनोक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज, इसलिए वो ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है अल्कोहल फिनोल के अंदर। बाकी ये मैंने नोट्स के अंदर थ्योरेटिकली आपको दे रखे हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट है आपके पास जो फिनोल होता है, ये है, इसका कंपैरिजन ऐसे कंपाउंड के साथ आ जाए, जैसे मान लो मैंने ये कर दिया तो OH यहाँ पर मान लो कुछ भी जोड़ दिया, उससे इसकी एसिडिटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये मेरे को आपको बताना है कि इनके अंदर कौन से ग्रुप से एसिडिटी बढ़ती है और कौन से एसिडिटी घटती है। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर NO2 ग्रुप प्रेजेंट हो, नाइट्रो, ये करता है इंक्रीज एसिडिटी को। अगर ये 2 है तो और इंक्रीज करेगा, 3 है तो और ज़्यादा करेगा। मतलब पहला तो मैं इसी को बताता हूँ कि अगर आपसे कंपैरिजन ये पूछ लिया जाए कि ये है फिनोल, दूसरा है आपके पास ऑर्थो पे नाइट्रो, तीसरा है आपके पास यहाँ पे नाइट्रो और यहाँ पे नाइट्रो, और चौथा है आपका नाइट्रो, नाइट्रो और नाइट्रो। तो इनमें कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, तो ये अल्कोहल पे अगर NO2 ग्रुप प्रेजेंट होता है वो एसिडिटी को इंक्रीज करता है। फिर 2 NO2 ग्रुप हो गए और ये 3 NO2 ग्रुप हो गए, तो जितने ज़्यादा NO2 ग्रुप उसकी उतनी ज़्यादा एसिडिटी। तो सबसे ज़्यादा तो ये होगा, फिर ये होगा और फिर ये होगा। ठीक है, तो NO2 ग्रुप अगर प्रेजेंट होता है तो वो एसिडिटी को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अब बहुत सर आप NO2 लेके बता रहे हो, मैं आपको एक पॉइंट्स बता देता हूँ जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप। तो स्टार लगा के लिख लेना, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप जो भी होगा इंक्रीज देयर एसिडिटी। इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप जो है अगर वो ग्रुप जुड़ा हो तो वो एसिडिटी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन के अंदर। क्योंकि जो फिनोल होता है वो ऑर्थो पैरा होता है, तो ऑर्थो पैरा पे अगर ये जुड़ेगा तो वो इनकी एसिडिटी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है, अब इसके बाद है जो ये CH3 वगैरह होते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या डोनेटिंग, जैसे CH3, C2H5, ये क्या कर देते हैं, एसिडिटी को डिक्रीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिक्रीज। जैसे अपने पास ये है फिनोल, यहाँ है, यहाँ पे CH3 जुड़ गया तो ये ग्रुप है इसमें, तो ये इसकी अगर मान लो ये है फिनोल और ये है CH3, तो इसकी एसिडिटी होती है, ये जुड़ने से डिक्रीज होती है, तो ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, ये कम। और तीसरा है हमारे पास मान लो OH और NO2, ये इंक्रीज करता है, तो सबसे ज़्यादा तो किसका होगा, इसका होगा, फिर इसका होगा और फिर इसका होगा। तो इस तरह के ग्रुप जुड़ने से एसिडिटी क्या हो जाती है आपकी, कम हो जाती है। यानी ये ग्रुप जुड़ जाते हैं तो एसिडिटी कम हो जाती है, ये ग्रुप जुड़ जाते हैं तो एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, एसिडिटी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। एसिडिटी को क्या लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में।
ये 4-5 छोटे छोटे क्वेश्चन थे। इसके बाद मैं आपकी डी ब्लॉक यूनिट शुरू करूँगा, उसमें सिर्फ 5 लेक्चर बनेंगे और आपको वो अच्छे से तैयार करनी है। उसका मैक्सिमम पार्ट हट गया है सिलेबस से, उसमें एक छोटा सा ही पार्ट है, वो है 5 है। डी ब्लॉक को एलिमेंट्स को याद करना आपका होमवर्क रहेगा इसका। जैसे आपको मैं एक दे रहा हूँ प्रोपेन 1 ओल, क्लियर। दूसरा दे रहा हूँ 2 नाइट्रोप्रोपेन 2 नाइट्रोफिनोल। तीसरा है फिनोल। चौथा है 2 मिथाइल फिनोल। इनको इंक्रीज में लिखना है, तो प्रोपेनॉल तो ये हो गया, 2 नाइट्रोफिनोल तो ये हो गया, फिनोल आपका ये हो गया, 2 मिथाइल ये हो गया। तो देखो ये एलिफैटिक है, ये तीनों एरोमेटिक है। तो सबसे पहले याद रखना कि एरोमेटिक की एसिडिटी ज़्यादा होती है, ये तो सबसे कम हो गया। फिर इसको देखना है, इस पे ये ग्रुप कौन जुड़ा है, EWG। ये कौन सा ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। तो ये जो होता है ग्रुप, ये एसिडिटी को डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है। तो इस ग्रुप से ये तो डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज। तो सबसे ज्यादा तो किसका होगा, ये मान लो मैं पहला लिख रहा था, ये आपका दूसरा, ये तीसरा और ये आपका चौथा। तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, जिसपे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है। तो सबसे ज्यादा सेकेंड, फिर उसके बाद ये इससे डिक्रीज कर देता है, फिर थर्ड, और फिर उसके बाद फोर्थ, और फिर इसके बाद फर्स्ट। तो ये 4 इसका ऑर्डर रहेगा, क्योंकि NO2 इंक्रीज कर देता है, ये डिक्रीज कर देता है। तो इंक्रीज कर देता है तो इससे ज़्यादा, इंक्रीज कर ये लग जाता है तो इससे कम, तो ये बीच में। और एलिफैटिक ऑटोमेटिकली क्या होता है, कम होता है। क्यों, एलिफैटिक और एरोमेटिक में, जो एरोमेटिक होता है उसमें फिनोक्साइड आयन होता है, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, और एलिफैटिक में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अल्कोहल फिनोल इतना ही था, ये आपको अच्छे से तैयार करना है। मैंने NCERT क्वेश्चंस भेज दिए थे, वो आपको कवर करने हैं सभी स्टूडेंट को। और नेक्स्ट डी ब्लॉक यूनिट शुरू करेंगे, उस यूनिट को हम कल से उसके वीडियो सेंड करेंगे। 4 वीडियो की वो यूनिट है, तो आप उसको अच्छे से तैयार करोगे। तो आज का यही रहेगा आपका। थैंक यू। अभी छोटा सा टॉपिक रह गया था, वो और बता देता हूँ। जो ईथर है उसका बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन अगर आता है तो ईथर के बॉइलिंग पॉइंट पे जो क्वेश्चन है उसके ऊपर बताना है, ठीक है। ईथर जो होता है वो आपका होता है ROR, और ये है ROH। तो इनके अंदर बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्या कहोगे, देयर इज लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर एंड अल्कोहल। ईथर में ये जो 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं इधर, ये कार्बन होती है, क्या होती है, कार्बन। और कार्बन क्या होती है, हाइड्रोफोबिक। क्या होती है, हाइड्रोफोबिक। तो ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये है, इसमें है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन। तो ये तो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेक करता है, यानी कि फॉर्म करता है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करता। तो याद रखना कि जो बॉइलिंग पॉइंट में ईथर और अल्कोहल में डिफरेंस होने का कारण प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब बात करते हैं ईथर की मिक्सिबिलिटी। वाटर में क्या मिक्स ही नहीं होते, ये कम मिक्स होते हैं। क्यों, जो ये आपके पास इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जैसे ये ऐसे है ROR, ठीक है। तो जो वाटर जब इनके साथ आएगा तो HOH, तो इनके साथ ये इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बनाता है, बट इसकी स्ट्रेंथ जो है, यानी कि इसके अंदर एसोसिएशन नहीं होता। क्या नहीं होता, एसोसिएशन नहीं होता। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये मिसिबल तो है, बट वो इतना ज्यादा मिसिबल नहीं है जितना कि आपका अल्कोहल होता है, क्योंकि अल्कोहल के अंदर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बट अल्कोहल है वो वाटर में मिसिबल होता है, बट इतना मिसिबल नहीं होता जितना कि आपका अल्कोहल होता है, क्योंकि जो अल्कोहल होता है उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एक ये क्वेश्चन पे फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर आपका क्वेश्चन था, ठीक है। बाकी जो आपके पास हायर मेंबर ऑफ ईथर के हायर मेंबर्स हैं, उनकी बात अगर करेंगे तो उनके जितने ज़्यादा हमारे पास ये बल्कि ग्रुप बढ़ता चला जाएगा, उतना ही उनकी मिसिबिलिटी कम होती चली जाएगी। हायर द नंबर ऑफ कार्बन, और कार्बन मैंने बताया था हाइड्रोफोबिक होता है, ये वाटर के साथ मिक्स नहीं होता, इस वजह से उसके अंदर सॉल्युबिलिटी क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। अगर अल्कोहल के साथ कंपेयर आता है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम, और बट
अगर वाटर में मिक्स होते हैं तो पार्शियली मिसिबल होते हैं क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेक करता है बट एक्सटेंसिव नहीं होती। दूसरा, जो आपके पास अल्कोहल आपका नहीं ईथर आपका होता है, अगर इसके नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाते हैं यानी कि मिथॉक्सी मीथेन, इथॉक्सी इथेन, इस तरह से कार्बन बढ़ते जाते हैं तो उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, इनको आप अच्छे से तैयार करना।